I am Satrughan Tiwari and welcome back to my channel. Here we are starting the 6th chapter from 10th standard SST, and the name of this chapter is Manufacturing Industries, and this video is going to be part 6 of this chapter. Dear students, जहाँ तक हमने आपको कल पढ़ाया था उसके आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि जो भी हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या है, कैसा क्या है ना। आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ये देखिए फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री दिया गया है। फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइज़र मतलब होता है उर्वरक। क्या होता है? उर्वरक यानी खाद, जिसे हम कहते हैं खाद। ठीक है, हम इसे खाद भी कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को हम हिंदी में कहते हैं उर्वरक उद्योग। इंडस्ट्री को उद्योग कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो fertilizer industry, the fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonium phosphate, DAP आपका जो होता है जो आप डालते हैं, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen N, phosphate P and potash K। ये आपका है, जैसे कि जो भी हमारे नाइट्रोजनी उर्वरक हैं, जो भी हमारे नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे उसमें मुख्यतः हम आप यूरिया की बात करें या फास्फेटिक जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे डीएपी है हमारा या अमोनिया फास्फेट है, इनका जो एक मिक्सर बनता है, जिनका मिश्रित जो फर्टिलाइज़र बनता है, जिसमें 3 मुख्य पोषक फर्टिलाइज़र होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। दैट इज़ क्या द थर्ड, दैट इज़ पोटास इज़ इंटरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। जो भी हम बात करें, तीसरा जो थर्ड हमारा है वो क्या है? मतलब पोटास जो है वो पूरी तरीके से क्या है, आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। पूरी तरीके से हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश में जो हमारा कॉमर्शियली यूजेबल है, मतलब वाणिज्यिक जो रूप से हम उसका उपयोग करते हैं, उसको प्रयुक्त होने वाला जो उसमें जो यूज़ होता है, जो पोटास ना, या उसमें जो पोटेशियम यूज़ होता है, उसका हमारे यहाँ रिजर्व नहीं है, उसका हमारे यहाँ भंडार नहीं है। इसलिए हम उसे क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, यानी खरीदते हैं। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala contribute towards half of the fertilizers production. Other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने आपको पहले ही बताया था कि हरित क्रांति बोलते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, उसके बाद जो यह उद्योग रहा, कौन सा? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ये जो हमारी इंडस्ट्री रही है ना, ये देश के अनेक भागों में फैल गई, बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हो गया। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल के जो राज्य हैं, कुल फर्टिलाइज़र जो हमारा है इंडस्ट्री है, उसका लगभग 50% प्रतिशत उत्पादन यहाँ से होता है। प्रोडक्शन 50% प्रोडक्शन यहाँ से होता है। और जो भी अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, वो है आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र, असम है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। ये भी हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोडक्शन स्टेट्स माने जाते हैं। आगे चलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री क्या है? सीमेंट तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। सीमेंट इज essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams, and for other commercial establishment. This industry required bulky and heavy raw material like limestone, silica, and gypsum, coal and electric
पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। जो सीमेंट उद्योग है बच्चों, वो हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका निर्माण कार्यों में, जैसे कि घर बनाने में, कारखाने बनाने में, पुल बनाने में, सड़क बनाने में, हवाई अड्डा बनाने में, बांध बनाने में, और भी जो हमारे कॉमर्शियल जो भी हमारे या ट्रेड्स हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उनके निर्माण में हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। घर बना, आप सभी जानते हैं सीमेंट का उपयोग कहाँ होता है। तो इस तरीके से हम सीमेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ मानिएगा, इस जो ये इंडस्ट्री है, इसका जो रॉ मटेरियल है ना, जैसे चूना है, पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, इनकी आवश्यकता होती है। क्यों? रेल जो भी हमारे परिवहन है, हमारे रेल ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें इसके अलावा है ना, इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। पहला देखिए एक्टिविटी कह रहा है, जो पहली एक्टिविटी है ये क्या कह रहा है कि वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वेरिएबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सीमेंट जो बनाने की जो प्रक्रिया है, उसकी जो इकाई है, इसकी स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक है, इसको आप बताएंगे। The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. इस उद्योग का की जो इकाई है, मतलब सीमेंट उद्योग की, सीमेंट इंडस्ट्री की जो इकाई है, गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी जो है, वो देश में बाजार की उपलब्धता बहुत ही, जो यहाँ की खाड़ी है, इससे देश में जो बाजार की उपलब्धता है वो बहुत ही सरल हो जाती है। नेक्स्ट है फाइंड आउट वेयर द प्लांट आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स इन इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। भारत में जो यह उद्योग है, यह इंडस्ट्री है, वो अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम आप बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, ये दोनों एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क दी गई है। आप इसका पहले क्लियर करके हमको ग्रुप में सेंड करेंगे। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। एक नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क्स नंबर के क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि जो पहला सीमेंट उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्री, जो सीमेंट प्लांट लगा, वो कब और कहाँ लगाया गया, तो वो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? 1904 में। याद रखिएगा इसको कि 1904 में ये चीज़ चेन्नई में लगाया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इस इंडस्ट्री का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस अ readily available market in Asia, Middle States, Africa, and South Asia. Apart from a large demand within the country, the country is doing well in terms of production as well as export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. अगर हम बात करें क्वालिटी की, गुणवत्ता की, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। इसके जो कारण थे, है ना, भारत की जो बड़ी मांग थी, हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस रेडली अवेलेबल मार्केट इन एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, है ना, ये सारी चीज़ें, हमारा जो घरेलू मांग थी, उसके अतिरिक्त जो भी हमारे ईस्ट एशिया थी, पूर्वी एशिया थी, है ना, आपका मिडिल ईस्ट था, मध्य पूर्व था, अफ्रीका था, और जो भी दक्षिण एरिया के बाज़ार थी, उनमें इनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और इसके बाद जो यह उद्योग है सीमेंट इंडस्ट्री, इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन और इसका एक्सपोर्ट, मतलब इसको तैयार करना, प्रोडक्ट उत्पाद को तैयार करना और इसका निर्यात करना, एक्सपोर्ट, दोनों रूप से यह प्रगति पर, डेवलपमेंट इसका हुआ। इस उद्योग को जो बनाए रखने के लिए जो पर्याप्त घरेलू मांग थी हमारी, जो डोमेस्टिक डिमांड्स थे हमारे, उसमें पूर्ति हुई, उसकी वृद्धि हुई, उसके प्रयास किए। आज भी हम इसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास करते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब मोटर गाड़ियाँ उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग होता क्या है बच्चों, आइए उसके बारे में जानते हैं। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी utility vehicles are manufactured in India at various center. After the liberalization,
The coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which lead to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur एंड बेंगलुरु. हम बात करें मोटर गाड़ियों की, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका, जो यात्री हैं और जो सामान है, हम जो कहीं अगर आते जाते हैं तो अपना सामान में, तो इसको बहुत ही जल्दी परिवहन के साधन से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में अनेक ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर्स, है ना, बहुत जो हमारे मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, बहुउपयोगी जो वाहन हैं, ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं. अगर हम इसकी बात करें लिबरलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण. तो इसके बात करें तो लिबरलाइजेशन की बात करें, आफ्टर लिबरलाइजेशन जब उदारीकरण हुआ उसके बाद जो नए और जो हमारे मॉडर्न मॉडल बने, है ना, आधुनिक जो मॉडल बने, उसके में वाहन जो थे, जो व्हीकल्स थी, उसमें बाजारों तथा जो भी हमारे व्हीकल्स थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार या टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स के वाहनों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ. ये उद्योग दिल्ली में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है, इंदौर में है, हैदराबाद में, जमशेदपुर में और बेंगलुरु के आसपास स्थित है. ये सारी चीज़ें तो आप क्लियर हो गए होंगे. आगे चलते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग. आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है. द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री covers a variety of products from transistor sets to television, telephones, cellular, telecom, telephone exchange, radar, computers, and many other equipments required by telecommunication industry. आज हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें जो भी हमारे इंडस्ट्रियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियां हैं, इसके अंतर्गत जो आने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उसमें ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेकुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और जो भी हमारे दूरसंचार के जो भी इंडस्ट्रियां हैं उसके लिए उपयोगी अनेक उपकरण है, ये सारी चीज़ें बनाए जाते हैं. अगर हम बात करें, आगे चलते हैं. बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, इसके रूप में हम किसको माने, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है इसको हम बेंगलुरु को मानते हैं. आज क्या हुआ कि अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो और भी महत्वपूर्ण जो हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो केंद्र, प्रोडक्ट बनाने वाले जो केंद्र हैं, जो सेंटर है, वो मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, लखनऊ है ना. ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनकर आती हैं. द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इन एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. इस उद्योग, इस इंडस्ट्री का जो सर्वाधिक जो संकेंद्रण रहा है, जो सबसे ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन रहा है, वो बंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और पुणे में रहा है. यह भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही इम्पैक्ट वाला है ना, कि भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके उद्योग में सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हम निरंतर डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं. आज हमारे यहाँ इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन.
औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। इंडियन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, औद्योगिक प्रदूषण, पोल्यूशन को तो आप जानते हैं सब लोग प्रदूषण बोलते हैं, एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण। Although industries contribute significantly to India economic growth and development, the increases in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for four types of pollution: air, water, land, noise. The polluting इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारे जो इकोनॉमिकल स्टेटस है हमारे भारत की, इंडिया की, उसमें हम विकास चाहते हैं और बहुत ही इस विकास, हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसके द्वारा जो बढ़ते हमारी भूमि है, जलवायु है, हमारी वायु जो है, हमारा जो जल है ना, वाटर है, एयर है, और जो भी हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट हैं उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम जितने बड़े उद्योगों का काम कर रहे हैं उतनी ज़्यादा धुआं निकल रही है, तो वो सब कहाँ जा रहे हैं? पानी निकलता है तो ज़मीन से होके जाता है, तो वहाँ ज़मीन खराब होती है। शहरों में जो उद्योग हैं वो उसके पानी निकल के नदियों में जाते हैं, तो इससे हमारा पानी पॉल्यूटेड हो रहा है ना, और धुआं निकलता है तो हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। तो मतलब बहुत सारा नुकसान है, उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। उद्योग के जो चार प्रमुख प्रदूषण के रूप में उत्तरदायी हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चार टाइप की पोल्यूशन है, वो क्या है? एयर है, वाटर है, लैंड है, नॉइस है। ये चार हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। ये तो आप सभी जानते होंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये सभी आप तो जानते होंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, फिर भी आइए थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रदूषण करने वाले जो उद्योग हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा कौन है? द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। इसमें जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये भी इसी में सम्मिलित हैं, इसी में मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा सब में करते चलेंगे। एयर पोल्यूशन इज काज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ हाई proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials and contain both solid and liquid particles like dust, sparrows, mist, and smoke. Smoke is emitted by chemical and paper factories, brick kilns, refineries, and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long term effects. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affects human health, animals, plant building, and the atmosphere as अ होल। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण की, एयर पोल्यूशन की, तो आप जानते हैं कि जो इसका जो रेशियो है वो अनचाही गैसों से उपस्थिति होती है। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सुने होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम सुने होंगे। इन दोनों के कारण ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। अगर हम बात करें वायु प्रदूषण में, जो हमारे एयर पोल्यूशन है उसमें जो पदार्थ होते हैं, जो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो ठोस और द्रवीय दोनों होते हैं, सॉलिड लिक्विड दोनों होते हैं। इसके कारण इसमें जो कण होते हैं, जैसे धूल है, स्प्रे है, कुहासा है और धुआं है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। हमारे एयर पोल्यूशन को बनाने में ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें कागज़ की, है ना, पेपर फैक्ट्रीज़ की बात करें, केमिकल्स की बात करें, या ईंट भट्ठों की बात करें, तेल बनाने वाली जो शोधनशालाएँ हैं, है ना, रिफिनरीज जिसे कहते हैं वो हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, है ना, जो अभी हमारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं,
है ना, जीवाश्म ईंधन जो है वो, जो यार छोटे बड़े जो भी कारखाने हैं उससे प्रदूषण के जो नियम हैं उनका उल्लंघन लोग करते हैं, धुआं भी निकालते हैं। भाई प्रदूषण निकल, जो फैक्ट्रियाँ चलेंगी तो निश्चित रूप से धुआं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, और उससे जो हमारी जहरीली गैस है उसका रिसाव हुआ, ये बहुत ही भयानक रहा। आप दूरगामी प्रभावों वाला जो हो सकता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे भोपाल में जो गैस हुई, लीक हुई, आप उसको कभी भूल भी नहीं पाएंगे। हमको लगता है आप सभी लोग भोपाल में जो गैस लीक हुई थी उसके बारे में जानते होंगे। तो जो हमारा एयर पोल्यूशन है, या मानव का जो हमारे हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, जो पशुओं है, ये मतलब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये एयर पोल्यूशन का प्रभाव मानव हेल्थ पे भी पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे भी पड़ता है, एनिमल पे भी पड़ता है, प्लांट्स भी पड़ता है, और जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं और जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर है, सब पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये तो रहा आपका एयर पोल्यूशन। आइए आगे चलते हैं वाटर पोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एयर पोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जल प्रदूषण, आप सभी जानते हैं। वाटर पोल्यूशन इज काज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेस्ट एंड effluents discharged into rivers. The main culprits in this regard are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplantic industries that let out dyes, detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastic, and rubber, etc. into the water bodies. Fly ash, phosphogyms, and iron and steel slays are the major solid waste in India. तो जो ये आपका वाटर पोल्यूशन है, इसके जो उद्योग हैं, इसकी जो इंडस्ट्रियां हैं, ये कार्बनिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों जो भी हमारे वेस्ट हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनसे जो नदी में जो छोड़ने वाले जल प्रदूषण से फैलता है। जो हमारा जो ये हमारे जो शहरों से जो फैक्ट्रियाँ हैं निकलते हैं, जो कार्बनिक और इनकार्बनिक जो भी जल निकलता है, उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इससे हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। जो वाटर पोल्यूशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉजेज़ हैं, जो जिसके कारण ये होता है, वो क्या है? कागज़ है, लुद्दी है, रसायन हमारे केमिकल है, कपड़े हैं, और जिसके जो रंग रंग करने वाले जो उद्योग हैं, या तेल को शोधन करने वाली जो रिफाइनरीज़ हैं, चमड़ा उद्योग है ना, इलेक्ट्रोप्लाइटिक उद्योग है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जिससे जो रंग है, अपमार्जक एसिड है ना, लवण है, ये जो भारी धातु हैं, जैसे सीसा है, पारा है, कीटनाशक है, फर्टिलाइजर्स है, कार्बन है, प्लास्टिक है, और जो रबड़ है, इससे भी जो हम केमिकल वो करते हैं, ये सारी चीज़ें जल में क्या होती हैं? बहती हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। भारत में जो अगर मुख्य मुख्य बात करें अपशिष्ट पदार्थों की, उसमें फ्लाई ऐश है, फोस्फोजिप्सम है, और लोहा, हमारा आयरन जो है ना, ये भी इसमें बहुत आयरन, और स्टील का जो स्लैग है, इसकी अशुद्धियाँ हैं, स्लैग अशुद्धियाँ, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे पानी को क्या करता है? पोल्यूटेड करता है। आगे चलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, व्हाट वुड बी इफेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ। जो तापीय प्रदूषण है, थर्मल पॉल्यूशन है ना, इसमें जो कारखाने हैं और जो भी तापघर हैं, जो हमारे इसे जब ये गर्म पानी जो होता है उसको बिना ठंडा किए नदियों में बहा देते हैं या तालाबों में इसको बहा देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो जल है वो थर्मल पॉल्यूशन के रूप में बदल जाता है। जो हमारा थर्मल पॉल्यूशन है, व्हाट वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ एन एक्वेटिक लाइफ, इस जल का, इस पानी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता होगा, आप इस पर बताएंगे। वॉज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, गाजेस, कैंसर, बर्थ इफेक्ट्स एंड मिसकैरेज।
Soil and water pollution are closely related. जब हमारा जो थर्मल पोल्यूशन है, इसमें जो अपशिष्ट होते हैं, इसके जो परमाणु हैं, वो प्रोडक्शन के कारखानों से क्या होता है, कैंसर इनसे उत्पन्न होता है, या जो जन्मजात विकार होते हैं हमारे, है ना। या कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी का मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और उनके बच्चे उनके पेट में ही मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां हमें थर्मल पावर पोल्यूशन से मिलती हैं। During the during dumping of gases, especially gases, harmful chemicals, industries influence packaging, salts, and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates up to the soil, carrying the pollution of the ground, and the groundwater also get contaminant. जो ये तो सारी चीज़ें हो गई। हम अब ये हम जानते हैं कि जो मिट्टी है और जो पानी है, वो दोनों आपस में संबंधित होते हैं। मिट्टी और पानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो आगे अगर हम चलें इस पे बात करते हुए, तो जो कांच का जो ढेर होता है, जो कांच में अधिक हो जाता है, ये बहुत ही हानिकारक रसायन होते हैं। जो भी हमारे औद्योगिक बहाव हैं, पैकिंग है, जो कूड़ा करकट है, जो मृदा को क्या करता है, अनउपजाऊ बना देता है। वर्षा जल के कारण जो प्रदूषण जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे भूमि को क्या करती हैं, प्रदूषित करती चली जाती हैं। आगे आइए चलते हैं नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन आर ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर। ध्वनि प्रदूषण आप कहीं देखिए, जब आप जाइए कहीं पर किसी शादी विवाह में, तो जब डीजे बहुत तेज़ बजता है, तो थोड़ी देर बाद जब आप वहाँ से निकलने के बाद जब आप घर जाइए, तो आपके दिमाग में वही डीजे का आवाज़ गूंजता रहता है, और थोड़ी देर बाद आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, थकान महसूस करने लगते हैं, आपके अंदर खिन्नता उत्पन्न हो जाती है, उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है ना। और जो असक्षमता है, आपकी हृदय की जो गति है ना, इट कैन आल्सो कॉजेज हियरिंग impairment, increasing heart rates and blood pressures among other psychological effects। और भी जो हमारी जो कायिक कथाएं हैं, इन सारी चीज़ों को ये बढ़ा देती है। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही खराब होता है। ये अनवांटेड साउंड्स इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो अनचाही साउंड्स हैं, जो जिसको हम कभी चाहते, अनवांटेड साउंड्स जिनको हम कभी नहीं चाहते हैं, ये हमारे अंदर गुस्सा और मानसिक चिंता को बढ़ा देती हैं। हमारा जो मेंटल डिस्टरबेंस है, उसको ये बढ़ा देती हैं। इंडस्ट्रियल एंड constructions activities, machinery, factories, equipment, generators, swas and pneumatic and electric drills also make a lot of noise। अगर हम बात करें औद्योगिक तथा जो भी निर्माण कार्य हैं, जैसे कारखानों में उपकरण है, जनरेटर है, लकड़ी चीरने की जो के कारखाने जो हैं, गैस से जो यांत्रिकी है, जो या विद्युत ड्रिल मशीन आप देखे होंगे, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। देखिए, जब कभी देखिए ड्रिल मशीन को दीवार में लगाइए, तो कितना ज़्यादा आवाज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण करती हैं, नॉइस पोल्यूशन करती हैं। आगे चलते हैं, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण निम्नीकरण को कैसे हम रोक सकते हैं, क्या इसका रोकथाम है, इसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। Every liter of waste water discharges by our industry pollutes 8 times of the 8 times the quantity of fresh water। How can the industrial pollution of fresh water be reduced? Some suggestions are, जो कारखाने हैं उसको निष्कासित कैसे किया जाता है। उसमें 1 लीटर जो भी अपशिष्ट है, उसमें लगभग 8 गुना, अगर हम 1 लीटर पानी, गंदा पानी, साफ पानी में डालते हैं, तो उसमें 8 लीटर पानी, जो सही पानी है, वो ख़राब हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। यानी समझिए कि कितना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है कि 1 लीटर गंदे पानी को अगर हम 8 लीटर
सही पानी में, स्वच्छ पानी में डाल दें तो वो खराब हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाता है। औद्योगिक जो भी प्रदूषण है उससे स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव हैं, इसके कुछ बारे में आइए सजेशंस हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय reusing reusing and recycling it in two or more successive states। जो विभिन्न प्रोसेस हैं, हमारी जो एक्टिविटियां हैं, जो प्रक्रिया हैं, उनमें जो जल का न्यूनतम उपयोग है या जल का जो भी दो या दो से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं, उसको हम क्या करें, रीयूज़ करें, रिसाइकलिंग करें उसका, तब उसका उपयोग करें। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। जो जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु जो वर्षा का जल है उसको भी हम क्या करें, संग्रहित करें, उसको भी इकट्ठा करें, उसको भी बचाएं। थर्ड है treating hot water and influents before releasing them in river and ponds। treatment of industrial influents can be done in three phases। जो हमारे नदियों के जो नदियों और जो तालाब में जो हम गर्म पानी को छोड़ते हैं या जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको प्रवाहित कर देते हैं, बहा देते हैं, उसके पहले उनको शोधन करना चाहिए, उनको फैक्ट्रियों में वो ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और जो हमारे औद्योगिक अपशिष्ट हैं उसका शोध तीन प्रकार से किया जा सकता है, जिन तीन चरणों में किया जाता है आइए जानते हैं। पहला ये क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग, फ्लोकुलेशंस एंड सेडिमेंटेशन। जो हमारे जो यांत्रिक जो साधन हैं उनमें जो प्राइमरी ज़्यादा ट्रीटमेंट है उससे भी हम इसको बचा सकते हैं। जैसे इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसकी छटाई कर दें, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको निकाल लें, ढकना और जो तलछट जमाव है इन सारी चीज़ों को इससे बाहर कर दें तो भी यह हो सकता है। सेकेंडरी स्टेज जो है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहली तो हम किससे किए, मैकेनिकल प्रोसेस से किए, दूसरा हम करेंगे बायोलॉजिकल, जैविक प्रक्रिया से भी इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड जो है टेरिटरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वास्ट वाटर। इसमें हम जो थर्ड है उसमें हम तीनों तरीके से करेंगे, कैसे, बायोलॉजिकल भी करेंगे, मैकेनिकल भी करेंगे और फिजिकल भी करेंगे, यानी जैविक भी करेंगे, रासायनिक भी करेंगे और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी इसका हम तीसरा ट्रीटमेंट करेंगे। इससे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट जल हैं, वो पुनर्चक्रण द्वारा फिर से रिसाइकलिंग किए जा सकते हैं, फिर से रीयूजिंग किए जाते, रीयूज़ करने के लिए, मतलब हम फिर से उसी पानी को, जो गंदा पानी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से, मतलब हम इसको तीन तरीके से साफ कर सकते हैं। Overdrawing of groundwater resources by industry, where there is a threat to groundwater resources also need to be regulated legally। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks of to factories with electrostatic participators, fabric filters, scrubbers, and initial separators. Smoke can be reduced by using oil or gases instead of coal in industries. Machinery and equipment can generate should be fitted with silencers. Almost all machinery can be designed to increase energy efficiency and reduce noises। तो बच्चों, जो भी यहाँ जो भूमिगत जल है उसका स्तर कम है, वहाँ उद्योग द्वारा जो भी इसमें निष्कासन की कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में जो निलंबित प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हमें कारखानों में जो ऊंची चिमनियाँ हैं, चिमनियों को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेटर्स हैं, स्क्रबर्स हैं, है ना, गैसीय जो प्रदूषण हैं पदार्थों को जड़त्विक रूप से पृथक कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, उसके कारण होना चाहिए। कारखानों में जो कोयले हैं उसकी अपेक्षा तेल और जो गैस हैं उनमें धुएं से निष्कासित जो कमी लगाई जाए, है ना। मशीनों में उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे जनरेटर में साइलेंसर का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे, कम आवाज़ निकाले। ध्वनि अवशोषित करने वाले जो उपकरण है उसके इस्तेमाल में कार्य करने वाले कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी हम पहनने के लिए
कर सकते हैं। जो हमारा सतत पोषणी विकास है, जो हमारा नॉइस वॉशिंग है ना, द एक्सचेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। जो हमारे सतत पोषण विकास, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी चुनौतियों में जो पर्यावरणीय संचेतना है, उसकी युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, ये तो आपका चैप्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आगे आप जो भी आपको दिक्कत है, आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।